एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है। वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आजादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। ऐसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला के आंखें झुक जाती है। उस महिला के झुकी हुई नजरों को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा तो जाना पहचाना सा चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े अब से पहले शायद उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद वाकई उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करें तो क्या करें, ये कहां से कैसे यहां पर पहुंची। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों को जानने के वो कोशिश में था और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी सी छोटी गलती हो, जाने में हो या अनजाने में हो जाए, तो उसकी गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों के गलती को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला के तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है, वाकई सैल्यूट वाला कदम उठाया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं माहिम अंसारी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था। मुंबई में बुलाया गया था, आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, मगर मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद जब अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी, जैसे ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है और कहती है, मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से ही चाहती थी मुंबई जाऊं, वहां जाकर देखूं। मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न में या फिल्मों में ही देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह के बात करती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को फला वक्त में आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलोर से मुंबई का सफ़र पूरा करके सीधे मुंबई आइए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। वो दिन भी आता है और जब दिन आता है वो घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बोगी और अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है। और सबसे पहले अपना फ़ोन करती है अपने सास और ससुर को और कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। पहला फ़ोन हो चुका था, दूसरा फ़ोन अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जी मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और मैं जल्दी से आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है, परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, अपने सफ़र पे ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज़ मत देना, खाने पीने की चीज़ हो। इस तरह के समझाने की वो कोशिश भी करता है। अब ये ट्रेन मुंबई के सफ़र के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफ़र के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में, जिस बर्थ पर, सामने वाली बर्थ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। मगर धीरे धीरे सफ़र आगे की तरफ चलता है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे का परिचय लेते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह के बातें वो करते हैं। ये महिला किसी से बातचीत भी नहीं कर रही है,
नाम तानिया है। तानिया किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थी। वो बात कर रही थी तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि अब इतने किलोमीटर का सफर हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक कर बताती है कि देखो ऐसा दिख रहा है, देखो वैसा दिख रहा है। इस तरह से जो उसका सफर था कटने लगता है। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उन्हीं दो व्यक्ति जो बर्थ के ठीक सामने बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि बहन जी, लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, वो भी मुंबई का। तो कहती है हाँ, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफ़र किया है, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। जब दोनों इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि बहन जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। ऐसी ही बातचीत चल रही थी। खाने पीने की चीज़ें थी उनके पास, वो खा रहे थे। उन्होंने कहा बहन जी आप भी खाएंगी, तो वो मना कर देती है। लेकिन जब आगे सफ़र गुजर रहा है, 15-16 घंटे का सफ़र है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफ़र में जब कोई सोना ना हो तो आराम से बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है दोस्ती हो ही जाएंगी। उधर उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने इस तानिया से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तानिया जब अपना खाने पीने का सामान था तो खाते पीते उन लोगों की नज़र उस तानिया के सामान पर पड़ती है, तो आखिरकार तानिया का मजबूरी बन जाती है उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब आप भी इसमें से सामान लेंगे। जब उन दोनों व्यक्ति से कहती है तो वो दोनों व्यक्ति भी लेकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वो भी लेते हैं, तो वो भी तानिया के तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, बहन जी आप भी कुछ सामान खाओगी। इस तरह से ये जो सफ़र था वाकई बहुत सुहाना था और बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। यह अपने पति साहिल को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं अभी आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो साहिल कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा। बस इतना ही ये फ़ोन था। ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी चाय पियोगी? तो कहती है मैं तो चाय वे नहीं पीऊंगी, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन वो 2 चाय के साथ साथ तीसरी चाय भी लेते हैं और तानिया को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब तानिया चाय पी लेती है, चाय पीते ही तानिया एकदम बेहोशी जैसी हालत में हो जाती है, नींद आने लगती है उसको। लगभग 2 या 3 घंटे के बाद आंख खुलती है तो पता चलता है तानिया अब ट्रेन के किसी बोगी या बर्थ के अंदर नहीं बैठी हुई है, बल्कि वो एक कार के अंदर बैठी हुई है और कार तेजी से चल रही है। उसको जैसे ही हल्की फुल्की आंख खुलती है, वो आंख खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है वो बेहोशी जैसी हालत में थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वही दोनों व्यक्ति कार के अंदर दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति जो कार चला रहा था, ये एक नया व्यक्ति है जिसको देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता था इसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। उनसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इसके पहले कोई बातचीत करती, उसको जोर का एक थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। क्योंकि उसे चाय में कुछ नशीली पदार्थ दिया गया था। उसको पीने के बाद, चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध करने जैसी कंडीशन में हो। लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जब उसे कार से उस जगह पर ले जा रहे थे जब उसकी हालत चलने लायक नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वाकई में वो महिला बीमारी जैसी हालत में हो। ठीक ट्रेन से भी शायद उन्होंने उसको ऐसे ही निकाला होगा जब ट्रेन की किसी भी स्टेशन से कार तक लेकर आए होंगे, तो वहाँ भी उन्होंने इसी अंदाज से निकाला होगा जैसे कि घर के परिवार के कोई परिचित महिला हो। अब ये सीधा पहुँच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर और वहाँ पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी। उनसे बार्गेनिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी उसको बेचने की। आखिरकार सौदा तैयार हो जाता है, पक जाता है और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये।
45,000 रुपये लेकर वो दोनों व्यक्ति रफू चक्कर हो जाते हैं और वो महिला उसको हल्का हल्का होश आने लगता है, वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, वो रहम की भीख भी मांगती है। उन दोनों से भी वो उसे ठोकर मारते हुए निकल जाते हैं। अब ये एक कोठे पर मौजूद थी और कोठे का नज़ारा देखती है, दृश्य देखती है, तो वहाँ पर पहले से ही कितनी ही लड़कियां थीं जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिससे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पर उतारू हो गई थी, वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांधकर एक कुर्सी पर रखा जाता है और वो चिल्लाए ना, इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। बात 7 अक्टूबर को वो घर से चली थी, अब ये 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाता है। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। काफ़ी इंतजार करने के बाद उसका पत्नी उसको वहाँ दिखाई नहीं देती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अपनी माँ बाप से पूछता है, फिर रेलवे स्टेशन जाकर जीआरपी को सूचना देता है, साथ ही पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी पत्नी का गुमशुदगी दर्ज कराता है। वो तमाम कोशिश करता है अपने पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर वहाँ के सीसीटीवी भी चेक कराता है। देखता है कि वाकई उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर आई है और ट्रेन के अंदर बैठी है, लेकिन है तो कहाँ है, तमाम वो कोशिश कर रहा था। इधर उसकी पत्नी टॉर्चर हो रही थी, रोज उसको मारा जाता था, रोज उसको पीटा जाता था, उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और जितनी ज्यादती, जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, 16वें दिन उस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो फिर तुम्हारा वो हसर किया जाएगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लड़कियों, इसको समझा दो। पहले से जो लड़कियां काम कर रही थी उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है। वो लड़कियां कहती है कि तानिया तुम मान जाओ क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं काम करना होगा। अब तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मदद करने वाला भी नहीं आएगा। 16वें दिन आखिरकार तानिया टूट जाती है और तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है जिस कपड़ों में देखने के बाद कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज उन 20-22 महिलाओं में से तानिया का नंबर था क्योंकि ग्राहक ने तानिया को पसंद किया था। तानिया को लेकर वो कमरे में लेकर जाता है और जाने के बाद जैसे ही अंदर से दरवाज़ा बंद करता है, चटकनी बंद करता है, तो वो तानिया गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। रोती भी ऐसी है कि उस कमरे से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाए। उसकी आंखों में आंसू था और वो आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों में पकड़कर वो कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था। किसी ने मुझे चाय में नशीला पदार्थ पिलाया और यहाँ पहुँचा दिया। वो अपना परेशानी, अपना दर्द जब बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पर आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, इसलिए इस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। जब बात मदद करने की आती है तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने का तमाम वो कोशिश करता है। आखिरकार वो बार बार फोन देखता था। वो सोच भी रहा था कि सफर शुरू होता है तब फोन आता है, सुबह शाम रोज फोन करती थी, अब फोन आता भी नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो रहा है। लेकिन 16वें दिन जाकर एक अनजान नंबर से फोन आता है साहिल के पास और आवाज आती है रोते हुए कि मैं तानिया बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो कहता है कि तुम हो कहाँ पर। मना कर देती है, मुझे नहीं पता। तानिया मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ है, किस कमरे में है, किस कोठे पर है, किस रेड लाइट एरिया में है, वो इलाका कौन सा है, सारी जानकारी वो व्यक्ति देता है जो व्यक्ति अभी तक
मदद कर रहा था। साहिल को जब उसकी सूचना मिल जाती है, साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। जब बात बचाने की आती है तो कहता है कि पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस छापा मारेगी तो पता चला कोठे से गायब कर दिया या कुछ नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए वो ऐसे कुछ नहीं करता है और वो सीधा बजाय पुलिस के मदद लेने के वो सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर उसी कोठे पर। और उसी कोठे पर जाने के बाद तब तक वो पुराना ग्राहक जा चुका होता है, अब नया ग्राहक साहिल बनकर आता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नंबर आता है तानिया का कि हाँ, एक लड़की जो नई वाली है उसको लेकर आओ, शायद उसको ये पसंद कर लेगा। तानिया को देखते ही उसकी बीवी की नज़रें झुक जाती है, डबडबाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है। वो अपने पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुँची। वो अपने पत्नी से नाराज नहीं होता है बल्कि अपने सीने से लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है ठंडे दिमाग से काम लेने की और यहाँ से सोचो कि यहाँ से निकलें कैसे। ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पे हमला कर देंगे, मार भी सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है और पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। और बताते बताते कहता है कि पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला कोठे पर फला रूम में है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस ने वाकई ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस वाकई सैल्यूट के हकदार है। मैं बात कर रहा हूं सन 2011 के उस किस्से की। भारी पुलिस वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचती है, उस कोठे को घेर लेती है और साथ ही जब वहां पर छापा मारा जाता है, वहां पर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है तो साहिल और तानिया भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और उन दोनों के हालत देखने दिखाने लायक थी। पुलिस वहां से सुरक्षित निकालती है, न केवल तानिया को निकालती है बल्कि वहां पर ऐसी कई लड़कियां थी जो बेवजह ऐसे ही दलालों के चुंगल में फंस जाती है। उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसी ही जगहों पर नजर गड़ाए रहते हैं। गिद्ध की तरह कोई लड़की, कोई महिला, कोई अकेली जा रही होती है जो कि सुंदर दिखने में हो ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, उसे किसी भी तरह से कोठे तक पहुंचाया जा सके। तानिया भी तो ऐसी ही बेची गई थी। पुलिस ने उसको छोड़ाकर वापस बेंगलुरु उन दोनों को भेज दिया और पुलिस ने जब यहाँ से इसकी जो मालकिन है कोठे की, सुनीता पुजारी और रमीदा शेख, इन दोनों के साथ साथ 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही इन दोनों चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों के मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये वाकई साहिल ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसानियत का, बहुत ही नेक काम किया है जो कि अपनी पत्नी के जिंदगी को बचाया। कोई भी अगर व्यक्ति होगा शायद इतनी छोटी सी बात को देखते हुए तमाम तरह का लांछन भी लगा सकता था और कह सकता था कि तुम यहीं कोठे पर ही रहो, मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इंसानियत के परिचय देते हुए अपनी पत्नी को भी बचाया और कई नई लड़कियों को भी वहां से बचाया। दोस्तों, वाकई में इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, सैल्यूट का हकदार है। साथ ही आपको जाते जाते बताता जाऊं, जब भी आप सफर पे हो तो किसी का कोई सामान न खाएं, किसी से दोस्ती ना करें, किसी से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश ना करें। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि इन दोनों दलालों ने तानिया को नुकसान पहुंचाया था। वो तो अच्छा था कि उसके शौहर ने, उसके पति ने उसको ऐसी दलदल में फंसने से, धंसने से बचा लिया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।